नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सिटीज़न हेल्थ अंडर टीम एकेडमी आईएपीएसएम ई कनेक्ट में और आज हमारे साथ फिर से हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस शो पे फिर से। थैंक यू रितु फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और हमेशा एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है जब आपके साथ में मैं बातचीत करती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं जो कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम और मैम का परिचय मैं एक बार फिर से कराना चाहूँगी। मैम हैं प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस इन कम्युनिटी मेडिसिन, एक्स सब डीन ऑफ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आईएपीएसएम, हेड फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। मैम की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हम लोगों का सौभाग्य है, वी आर प्रिविलेज्ड कि मैम एक बार फिर से हमारे साथ इस टॉक शो पे हैं और आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसा कि 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं वर्ल्ड हियरिंग डे। बहुत ही एक अनुभव ऐसा जो बच्चे को सुनने का अनुभव या कोई भी आवाज़ हम किसी भी इंसान को अगर ना देख पाएँ तो कम से कम उसकी आवाज़ से उसको पहचान सकते हैं और वो है हमारा हियरिंग सेंस। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि वर्ल्ड हियरिंग डे डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैम सबसे पहले मैं इसी सवाल से शुरू करती हूँ कि ये वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? देखिए, जब इसकी शुरुआत, जैसे कि आपने बहुत सही से बताया कि 3 मार्च को हम वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं? बेसिकली क्योंकि आप देखेंगे कि अभी तक हम बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। हम चाइल्डहुड डिजीजेस की, कम्युनिकेबल डिजीजेस की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, या हमारे पास में ब्लाइंडनेस की चर्चा होती है, परंतु हियरिंग एक ऐसा मुद्दा है जो कि दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं है तो सामने भी नहीं आता, क्योंकि ये एक हिडन एजेंडा है। तो इसलिए 2015 में डब्ल्यूएचओ ने मुद्दा उठाया, क्योंकि ये बहुत लोगों से एमर्ज होके आए कि हमारे विश्व में बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि हियरिंग लॉस से सफर कर रही है। अगर हम अपने देश में देखें तो करीबन हमारे 6.3% लोग ऐसे हैं, या 6.3% लोग जो कि हियरिंग लॉस से सफर करें, जो कि मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस है। माइल्ड हियरिंग लॉस तो कहीं ज्यादा होगा। ये मैं सभी तबकों की बात कर रही हूँ। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करें इनटू एक्शन तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा हमारे लिए। अगर हम बात करें लोगों की बचपन से लेके बुढ़ापे तक की, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और जो कि इमर्ज होके आया। तो डब्ल्यूएचओ ने इसको एक बूस्ट दिया और 2015 में वर्ल्ड हियरिंग डे की शुरुआत हुई। और हम कहते हैं कि 3 मार्च को, क्योंकि थर्ड जो 3 नंबर है, इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी फिगर की जो है वो कान से मिलती है। तो 3 मार्च को इसकी शुरुआत 2015 में की गई और हर साल इसका एक थीम रहता है। उसी थीम थीम में हम ऐसा नहीं कि केवल हम उसी थीम के द्वारा ही लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हमारा जैसे टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर, इस साल का हमारा ये है कि हमें पूरी जिंदगी सुनने के लिए और केयरफुली सुनने के लिए क्या क्या एक्शंस करने हैं। लिसन विद केयर का मतलब है पर्टिकुलरली हमें बहुत ध्यान से सुनना भी है। हम जो भी सुन रहे हैं करके, चाहे वो म्यूजिकल डिवाइस है, पर्टिकुलरली आजकल आप देखेंगे कि मतलब इस विषय पे जैसे हम आएंगे इस पे और भी चर्चा करेंगे, परंतु कहने का मतलब ये है कि इसी वर्ल्ड हियरिंग डे के थीम के माध्यम से पूरी जनता को एक तो जानकारी मिलती है, हमारे ही देश में नहीं जहाँ पे हम 138 करोड़ के करीब लोग हैं, परंतु पूरे विश्व में 192 के करीब में हमारे देश हैं जहाँ पे हम इसकी सेलिब्रेशन करते हैं। और इसकी रिपोर्ट फिर वर्ल्ड हियरिंग डे की डब्ल्यूएचओ को सौंपी जाती है। और इस साल भी हम 3 मार्च को देख रहे हैं कि पूरे राज्यों में ये मनाया जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत लार्ज स्केल पे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है। कल भी मैं करीबन सब स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर्स को बात कर रही थी और 100 से ऊपर लोगों को हमने बात की और उनको सेंसिटाइज किया कि अपने अपने राज्यों में आप ये वर्ल्ड हियरिंग डे को मनाएं ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैल सके। मैं एक बात ये भी जानना चाहूँगी कि ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपने जैसे कहा, तो क्या बच्चों में भी ये बचपन से ही शुरुआत हो जाती है और क्या इसको बचपन में पता कर सकते हैं कि बच्चे को किसी तरह के सुनने की परेशानी हो रही है? ऋतु, ये जो आपने सवाल उठाया ये बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मैं क्यों कहती हूँ गंभीर और इम्पोर्टेंट मुद्दा है? क्योंकि जो बच्चा जैसे पैदा हुआ,
माँ बाप सोच भी नहीं सकते कि उनके बच्चों में हेयरिंग लॉस होगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो 2 से 3 डिलीवरीज हैं 1000 डिलीवरीज में, यानी कि आप सोचो कि 0.2% की हम बात करते हैं, तो वो बच्चे हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड पैदा होते हैं। और अगर हम पूरे देश की हम बात करें कि जब इतने हमारी डिलीवरीज हो रही हैं तो कितना हमारा आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा, और आंकड़ा बढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ, और ये नहीं, ये नंबर को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे, डायग्नोज नहीं करेंगे, तो वो बच्चे बड़े होके गूंगे बहरे कहलाएंगे, क्योंकि जो बच्चा सुनता नहीं है वो बोल भी नहीं सकता। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि इसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। 2 से 3 बच्चे प्रति 1000 जितने भी हमारी महिलाएं जन्म देती हैं, उनमें से 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड है। और दूसरा आपका सवाल है क्या इनकी जांच हो सकती है? ये हमारा एक अभिन्न अंग है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस को, जिसने हम डेफनेस का, जिसको कि हमने 2006-7 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इंडिया, यानी कि भारत, एक ऐसा यूनिक कंट्री है कि जिसने बहुत पहले नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस बनाया था। और उसका सबसे अभिन्न अंग ये है यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, यानी कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी डिस्चार्ज होने से पहले अस्पताल में उनकी जांच होनी चाहिए। और उसके लिए हर एक जिला के अस्पताल को ऑटो अकाउस्टिक मशीन दी गई है, ताकि उसमें पास या फेल आता है, अगर फेल आता है तो दोबारा से उसकी जांच की जाती है। अगर फिर भी फेल है तो बच्चे को जब पहला टीकाकरण होता है 6 हफ्ते के दौरान, उसके दोबारा बुलाया जाता है, ताकि उसकी जांच अच्छे से की जा सके कि वाकई में ही इस बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो इसके लिए मतलब प्रावधान हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी किया गया है नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसको पूरा हम थॉरली वर्क करें, यानी कि हम अगर फॉर्मूला ये लगाएं 0, 3 और 6, यानी कि 0 डे उसका डे ऑफ डिलीवरी है जब हम उसकी जांच करें, 3 महीने तक उसकी जांच पूरी हम कंप्लीट कर लें, और 6 महीने तक उसको हेयरिंग एड लगनी है, कॉकलियर इम्प्लांट लगना है। हेयरिंग एड तो बहुत छोटा, उसमें कॉकलियर इम्प्लांट वगैरह का ज्यादा प्रोविजन रहता है, जो कि इसका प्रावधान भी सरकार ने किया है। और बहुत सारी हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसका प्रावधान करती है, ताकि बच्चा जितनी जल्दी रिहैबिलिटेट हो जाए, जितनी जल्दी वो सुनेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि हम घर में जब जाते हैं, घर में बहुत छोटा बच्चा है तो हम उसको कई नामों से पुकारते हैं और वो रिस्पॉन्ड भी करता है। अगर वो ना रिस्पॉन्ड करे तो बेसिकली हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो ये बहुत जरूरी है कि अब इस साल से मैं 3 मार्च की बात कर रही हूँ, हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी इस प्रोग्राम का लॉन्च करेंगे। हमारे 2 हॉस्पिटल्स में इसका लॉन्च होगा। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगी कि केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिवर्सल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है। हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखेंगे, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, फोर्टिस है, अपोलो है, जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डिस्चार्ज से पहले बच्चे की जांच की जाती है, और साथ में उनको, यानी कि हर बच्चे की। और उसके लिए ये आवश्यक है कि मैं आपके साथ ये भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हमारी डिलीवरीज अगर अस्पताल में होंगी तो उतना हम ज्यादा से ज्यादा जांच कर पाएंगे। अगर वो मिस हो जाता है तो बच्चे का पहला टीकाकरण, जब पहला टीका उसको जब यानी कि जन्म के दौरान तो हम उसको ओरल पोलियो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का टीका लगाते ही हैं, परंतु जब वो बेसिकली पहले टीकाकरण के लिए आता है अस्पताल में या आंगनवाड़ी वर्कर के पास, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर में एएनएम भी टीका लगाती है, या सब सेंटर में आता है, या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तो वहां भी उसको जांच करने के लिए झुंझुना वगैरह बजा के उसको देखना चाहिए। अगर किसको थोड़ा भी डाउट होता है तो उसको फौरन रेफर करना चाहिए कि आपकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और माँ बाप को भी पूछना चाहिए कि बच्चा ये रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता, क्योंकि रिहैबिलिटेशन जितनी जल्दी हो पाएगा वो बच्चा उतनी ही जल्दी समाज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेगा, ताकि वो इम्पॉर्टेंट सिटीजन, कंट्रीब्यूटरी सिटीजन बने, ना कि हम उसको एक गूंगा बहरा बच्चा के रूप में हम उसको पैदा करें और उसको क्रिएट करें। हम जरूरी है कि हम
इंटरवेंशंस, यानी कि उसको जल्दी से जल्दी रिहेबिलिटेशन करें, क्योंकि अपने आप में ये एक स्टिग्मा भी है उस बच्चे के लिए, आप देखेंगे, और परिवार के लिए भी स्टिग्मा है। तो इसकी जांच जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। और मैं 036 बार बार कह रही हूँ, 0 डे यानी कि डे ऑफ डिलीवरी जिस दिन हुई उसकी जांच डिस्चार्ज से पहले हो जाए, 3 महीने तक उसका कंप्लीट कारण पता लगाया जा सके, और 6 महीने तक उसको हम पूरी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट कर सकें ताकि वो सुन सके। मैम अभी नवजात शिशु की बात कर ली, एडल्ट्स में भी आजकल बहुत फैशन चला है, ईयरपॉड्स आ गए हैं, बहुत तरह के माइक्रोफोन्स आ गए हैं, ईयरफोन्स आ गए हैं, तो ये किस तरह से उनके स्वास्थ्य को या उनके सुनने की क्षमता को अफेक्ट कर सकता है? ऋतु, जैसे इसको आपने, और बहुत अच्छे से आप मेरे से पूछ रही हैं कि आगे हम बढ़ते, जैसे हमने शुरुआत की नवजात शिशु से, तो हम अपने यंग बच्चों की बात करते हैं। आप थोड़ा सा घर के बाहर कदम रखिए, चाहे वो दिल्ली शहर है, चाहे वो लखनऊ है, कानपुर है, गुजरात है, जहां पे भी देखें आप, 10-12 साल से बच्चों को लेकर 19-20 और आगे तक बड़े भी हमारे जो है, हाथ में उनके स्मार्टफोन होगा और कान में उनके ईयर डिवाइस लगी होती है, यानी कि वो म्यूजिक सुन रहे होते हैं। और यही नहीं, आजकल आप देखेंगे बच्चे कार चला रहे होते, कान में उनका कुछ वो म्यूजिक डिवाइस लगा होता है। और आज का बच्चा जो कि अर्बन वाला बच्चा है, शहरी बच्चा, वो कंसर्ट्स में भी जाता है, और बहुत सा जहाँ पे बहुत लाउड नॉइस होता है, डिस्कोटेक्स वगैरह जो कहते हैं करके, तो इसकी मैं आपको बताऊं तो करीबन 1.1 बिलियन बच्चे विश्व में ऐसे हैं जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार है बिकॉज ऑफ लिसनिंग टू लाउड नॉइस। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, 1.1 बिलियन, अगर भारत की पॉपुलेशन नहीं 1.38 बिलियन है, अगर हम यूथ हमारा 1.1 बिलियन के करीब अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। यानी कि हमें हर प्लेटफॉर्म पे हमें अवेयरनेस क्रिएशन करनी है, हमें उनको बताना है कि कितना इससे नुकसान है कान को। और दूसरी चीज कि हमें बेसिकली करीबन बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा कि आप इतने समय तक सुनिए करके। कंसर्ट्स वगैरह में अगर बच्चा 2 से 3 घंटे तक रहता है करके, या 4 घंटे तक रहता है, आप नॉर्मली भी आप थोड़ी देर के लिए कंसर्ट में कदम रखें तो आपको लगता है बाहर आके आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेसिकली। और आप देखेंगे कि बाकी आपका एक तो ये हो गया जो कि हम यूथ की बात करते हैं, और नॉइस में आप देखें कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन जो कि इंडस्ट्रीज में काम करती है, और इंडस्ट्री के लिए हालांकि रेगुलेशन है कि बेसिकली आप अपनी रेगुलरली अपनी हेल्थ वर्कफोर्स की जांच करें। और दूसरी चीज ये भी है करके कि हमें इंडस्ट्री का भी नॉइस लेवल जो है अंडर कंट्रोल रखना है, और इसके लिए हम रेगुलरली मॉनिटरिंग करते हैं, और हेल्थ केयर वर्क जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनकी रेगुलरली जांच होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉज है हियरिंग लॉस का। तो मैंने 2 ग्रुप आपको बताए, एक तो हमारा यूथ जिसको कि हम कहते हैं, इस नॉइस को कहते हैं रिक्रिएशनल नॉइस जो कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, दूसरा हमारा नॉइस है ऑक्यूपेशनल नॉइस। बाकी हम तीसरी देखें, आप घर से बाहर निकलें, यानी कि आप कानपुर शहर में जाए, लखनऊ में जाए या दिल्ली में जाए, आप रोड पे निकले तो आपको बहुत तेज तेज लोग हॉर्न बजाते हुए, वहीकुलर नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके लिए हमारे पास में लॉ भी है, परंतु लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पे जरूरत है कि हम अपने बच्चों में जागरूकता पैदा करें। कहना आसान है परंतु बिहेवियर चेंज लाना बहुत मुश्किल है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक बहुत छोटी सी वीडियो क्लिप 30 सेकंड की बनाई थी, जिसमें हमने ये दिखाया कि बच्चा जो है बहुत तेज आवाज में रेडियो से कोई गाना सुन रहा है, जैसे कि घर में पिताजी आते हैं, बच्चा नॉइस को धीरे कर देता है करके, थोड़ा सा उस समय उसको लगता है कि मेरे को शायद पिताजी के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु जैसे ही वो बाहर जाते हैं फिर से वॉइस तेज हो जाती है। तो धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है, और इस पे आपकी सुनने की क्षमता पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम मैसेजेस दें, सभी को, पेरेंट्स को दें, टीचर्स को दें, जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को या हम आशा वर्कर्स को बताएं कि ये अवेयरनेस क्रिएट करें हर प्लेटफॉर्म पे कि
ये जो नॉइस है, रिक्रिएशनल नॉइस यानी कि मनोरंजन के लिए जो नॉइस है, इसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है। साथ में म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ भी डायलॉग किया जा रहा है कि आप म्यूजिक डिवाइसेस की रेंज इतनी बनाएं कि वो इतनी ज्यादा लिमिट तक ना जाए जिसपे कानों पे बुरा असर पड़े। परंतु फिर भी बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को जब तक अंदर से जागरूकता नहीं आएगी, यानी कि एम्पावरमेंट नहीं आएगी, तब तक हम इस पे नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस साल का थीम इसकी तरफ डायरेक्ट करता है, टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। सो इसमें हमारे को यूथ के ऊपर, हमारे यंग बच्चों के ऊपर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है कि उसको रैशनलाइज करें अपनी रिक्रिएशनल लिसनिंग को। थैंक यू सो मच मैम। और कुछ कुछ मैम छोटे छोटे मिथ्स हैं, मैं वो उनके बारे में ज़रूर एक बार इस सेशन को एंड करने से पहले जानना चाहूंगी। जैसा सबसे पहला मिथ ये कि एक बहुत ट्रेंड में है, लोग कान साफ करवाने चले जाते हैं, या छोटे बच्चों के कान है वो खुद से ही साफ करने लगते हैं, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि कान में एक वैक्स होता है जो कि अपने आप बनता है और अपने आप ही वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वैक्स भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली हमारे नेशनल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। दूसरे बाकी जो अन्य कारण है वो ये है कि कान से अगर मवाद बह रहा है तो भी हमें उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है हियरिंग लॉस का। परंतु जैसा कि आपने बताया कि लोग कान साफ कराने चले जाते हैं, या बच्चे के कान में आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली बच्चे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि हर संडे को उनके कान में सरसों का तेल डाल दे, कई जगह गार्लिक जूस डाल दें, या फिर नहीं साफ होता। बहुत कॉमन ट्रेंड है अलग अलग शहरों में, इवन दिल्ली में मैं कहूंगी कि लोग चले जाते हैं करके कि कनमैलिये से हम कान साफ कराएं। तो आपका जो कान के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका रप्चर होने का बहुत ज्यादा डर रहता है अगर हम इस तरह की कोई भी चीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो इन चीजों को हमें कंडेम करना चाहिए। मैसेज ये जाना चाहिए कि अगर आपके कान में इम्पैक्टेड वैक्स है, यानी कि वैक्स है, आप पहली बात तो बेसिकली ये ना कहें कि आपने अपने आप से कान में ईयरबड्स को डाला, या आपने तेल को डाला, या गार्लिक का जूस है उसको डाला। बेसिकली आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर इम्पैक्टेड वैक्स है तो उसका इलाज है, परंतु नॉर्मल वैक्स के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही निकल जाएगा। रही बात दूसरे हिस्से की जो कि मैं लेके आई हूँ इस फ्रंट पे, कि डिस्चार्जिंग ईयर्स की प्रॉब्लम, यानी कि कान से मवाद का बहना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको एड्रेस करना, क्योंकि हमारी काफी संख्या में जो हमारे बच्चे हैं पर्टिकुलरली ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, और कोविड टाइम में लकीली हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस उतने ज्यादा नहीं हुए कि हमारे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया यानी कि मिडिल ईयर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कान से पस बहता है करके। तो ये बेसिकली बहुत जरूरी है कि इसके लिए भी आप अपने आप से कुछ ना करें और अपने आप से मेडिसिन भी ना लें, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कि इवन जो ड्रग्स भी हैं हमारे कान के लिए टॉक्सिक हैं। तो ऑटोटॉक्सिसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। तो अपने आप से कोई भी एंटीबायोटिक या कोई दवाई कान के लिए ना लेके खाएं, और कान में भी वही चीज डालें जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आया है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि फिर धीरे धीरे हमारे जो नॉर्मल विषाणु है यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे हमारी दवाई से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बहुत रैशनली दवाई का प्रयोग करें और डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं जहां तक मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। और एक लास्ट सवाल मैं आपसे जाते जाते जरूर करना चाहूंगी। वैसे तो हम सबको पता है कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पर एक डॉक्टर की नजर से देखें तो व्हाट कुड बी इफेक्ट ऑफ हियरिंग लॉस या डेफनेस? देखिए, बेसिकली सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अगर जो सुन नहीं पाएगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो समाज का नॉर्मल हिस्सा बन ही नहीं सकता। पर्टिकुलरली जैसे मैं यहाँ पे हमारा एक मुद्दा जिसको मैं जरूर एड्रेस करना चाहूंगी, जो एल्डरलीज है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर, धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो
हमारे समाज के हिस्से से, हालांकि वो इतना अभिन्न अंग है और इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। अगर हम बड़े बूढ़ों की बात सुने या बड़े लोगों की घर में बात सुने तो आपको लगता है कि कितने नॉलेजेबल हैं, कितना वो हमारे को अच्छी बातें और कितनी प्रोडक्टिव बातें हमें सिखाते हैं करके। परंतु अगर उनको हियरिंग लॉस है तो कई बार हम कहते हैं कि ये नहीं सुन रहे, इनसे क्या मगज खपाना, तो हम दूर हो जाते हैं करके। तो बचपन से अगर हम बात करें, अगर हम नहीं सुन सकते तो पहली बात तो हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम दूसरी चीज स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन की वजह से समाज से अलग हो जाएंगे। हमारी ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्कूलिंग सभी पे इसका फर्क पड़ेगा। अगर हमारी एजुकेशन नहीं होगी तो आप देखेंगे हमें जॉब्स भी नहीं मिलेंगे करके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप बचपन से हम देखें तो हमारा 60% ऑफ हियरिंग लॉस इज प्रिवेंटेबल। मैं बच्चों की अगर बात करती हूँ तो प्रिवेंटेबल कैसे, यानी कि उनको चाइल्डहुड बच्चों में टीकाकरण कराए रेगुलरली, उनकी डिलीवरी जो है वो अस्पताल में हो, सेफ डिलीवरी हो। क्योंकि एक ये भी है, बच्चों में बर्थ एस्फिक्सिया, यानी कि जन्म के टाइम में वो एस्फिक्सिएटेड हो जाते हैं, यानी कि उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है करके बर्थ एस्फिक्सिएटेड बोलते हैं, क्योंकि लंबी डिलीवरी होती है। इस तरह से हम गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस को भी ट्रेनिंग देते हैं और मेडिकल ऑफिसर्स को, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को सेफ डिलीवरी के विषय में, कानों के संदर्भ में भी, ओवरऑल भी हम कहते हैं, परंतु कान के संदर्भ में भी पर्टिकुलरली कहते हैं कि आप सेफ डिलीवरी की तरफ ध्यान दें ताकि हमारा बच्चा अच्छे से सुन पाए। क्योंकि मैंने वही बोला, जो कि सुनेगा वो बोलेगा और आगे समाज का अभिन्न अंग बनेगा, वो पढ़ेगा, लिखेगा, काम करेगा और साथ में अच्छे जॉब पे लगेगा। जॉब मतलब कोई भी जॉब की हम बात करें तो वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। और इसके लिए हमारे को लाइफ साइकिल अप्रोच होनी चाहिए, यानी फ्रॉम वूम टू टूम, यानी कि पैदा होने से लेके हमारे जाने तक हमें अच्छी तरह से सुनना चाहिए, क्योंकि तभी हम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे समाज को और अपने आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा महसूस करेंगे। परंतु आज की तारीख में मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि हियरिंग लॉस इज ट्रीटेबल, नंबर 1, इट इज ऑल्सो रिहेबिलिटेटिव, यानी कि आपके पास में, और सबसे पहला आप देखेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला ऑब्जेक्टिव है, टू डू अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि आप उसको रिहेबिलिटेट भी करिए, चाहे वो हमें उसको हियरिंग एड देनी पड़े, चाहे कॉक्लियर इम्प्लांट लगाना पड़े। कोई चीजें महंगी भी आती, परंतु सरकार का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अगर हम प्रधानमंत्री जी का हम पहले वाला उनका देखें, जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो अगले साल में हियरिंग एड्स हमारी वाराणसी के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी, क्योंकि हमें पता था कि बेसिकली काफी लोग एक्सेस नहीं कर पाते। और हियरिंग एड का केवल इस्तेमाल हियरिंग एड देना ही नहीं है, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो बैटरी लगती है लगभग उसका 15-20 दिन में चेंज करना चाहिए। तो ये जो घर में लोग हैं उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि बुजुर्ग लोग सोचें कोई बात नहीं, थोड़ी देर सुन लिया, थोड़ी देर नहीं सुना, तो ये भी बहुत जरूरी है कि वो लगातार हियरिंग एड का भी इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच मैम, हमेशा की तरह इस बार भी बहुत नॉलेज मिली हम लोगों को, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देख के 3 मार्च को सब कम से कम 3 लोगों को जागरूकता फैलाएंगे ही, और ये जरूर ये कन्वे करेंगे कि सुनना कितना इम्पोर्टेंट है। एडल्ट्स को जानकारी देंगे, नवजात शिशु होंगे उनकी जांच जरूर से जरूर करवाएंगे, और इस तरह से पूरा ध्यान देंगे अपने सुनने पे और दूसरों के लिए समाज में भी जागरूकता फैलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम हमसे और जुड़ने के बच्चों को कहेंगे कि वो हेयरिंग पॉड्स का या म्यूजिकल डिवाइसेस का कम से कम प्रयोग करें, जितना रैशनल हो सके। एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, परंतु वी हैव टू, इफ वी हैव टू लिसन फॉर लाइफ, वी हैव टू लिसन विद केयर। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू रितु, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।